इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। हेलो इंडिया, मैं हूं रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि जामनगर से आ रही है। जामनगर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। मॉस्को से गोवा जा रही थी फ्लाइट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जामनगर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और यह फ्लाइट जो थी वो मॉस्को से गोवा जा रही थी। फ्लाइट में बम होने की खबर पर लैंडिंग कराई गई। तो वहीं जामनगर में विमान की जांच लगातार जारी है। एयरपोर्ट पर जांच में एनएसजी भी जुट गई है। जो एनएसजी की टीम है वो जांच में जुट गई है। बम निरोधक दस्ता भी इस पूरे मामले में जांच कर रहा है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया है। जी हां, यात्रियों की तलाशी भी ली गई और यात्रियों और उनके सामान से कुछ संदिग्ध फिलहाल नहीं मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई ट्रेन की जामनगर एयरपोर्ट पर। वहां पे यात्रियों की तलाशी भी ली गई, यात्रियों को बाहर प्लेन से बाहर निकाल दिया गया। कुछ भी संदिग्ध फिलहाल तो नहीं मिला है। यात्रियों को एयरपोर्ट पर बैठाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पे यही आता है अंशिका कि आखिर ये खबर कैसे आई, कैसे ये खबर फैली यहां पर, और उसके बाद क्योंकि प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, लोगों को अपनी डेस्टिनेशन पर जाना था, किसी का जरूरी काम हो सकता है, तो ये खबर आखिर आई कहां से, सबसे बड़ा सवाल यही है। फिलहाल एनएसजी के जो कमांडो हैं वो भी वहां पर मौजूद है। तलाशी अभियान भी चल रहा है, सामानों की भी तलाशी ली गई है। बम की ये जो खबर थी कहां से आई, बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये कि आखिर ये जानकारी मिली कहां से, किसने ये जानकारी दी है, और अगर दी है तो इस जानकारी में कितनी सच्चाई है, इसको पहले जांच में लाना होगा। एयरपोर्ट पर अभी भी जांच में जुटी है। इस बीच एक बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट, इमरजेंसी फ्लाइट लैंडिंग मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि जामनगर कलेक्टर का बयान सामने आ गया है। जामनगर के जो कलेक्टर है उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि मॉस्को गोवा फ्लाइट में बम की सूचना मिली है। तो ये बयान आया है उनका। फ्लाइट में 236 यात्री और 8 क्रू मेंबर है, ये भी उन्होंने कहा। जी हाँ, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल का जो काम है वो जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये खबर आई कहां से, और अभी तक की जो जांच है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इमरजेंसी फ्लाइट लैंडिंग जरूर कराई गई जामनगर में। मॉस्को टू गोवा ये फ्लाइट थी। सारे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जैसा कि कलेक्टर ने बयान दिया है कि ये खबर उनको मिली थी कि इस फ्लाइट में बम हो सकता है, इसलिए जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। मॉस्को टू गोवा की ये फ्लाइट थी। सारे यात्रियों को फिलहाल बाहर निकाल दिया गया। उनके सामान की जो तलाशी है वो भी कर ली गई है। बिल्कुल, तो सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फ्लाइट में बम होने की खबर मिली, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। एयरपोर्ट पर जांच में एनएसजी की टीम भी जुट गई है। इमरजेंसी फ्लाइट लैंडिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है, जिसमें कलेक्टर का बयान भी आ गया है। तो जोशीमठ से 40 किलोमीटर पहले लैंडस्लाइड हुआ है। चमोली के पीपल कोटी इलाके के पास भूस्खलन की जानकारी मिल रही है। लैंडस्लाइड होने से आवाजाही पर असर भी पड़ा है। जी हाँ, भूस्खलन के बाद रास्ता खुलवाया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लैंडस्लाइड वहां पे देखा गया है। लैंडस्लाइड होने से आवाजाही पर भी असर पड़ गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चमोली के पीपल कोटी जो इलाका है वहां पर ये भूस्खलन देखने को मिला और लैंडस्लाइड होने से आवाजाही पर असर पड़ रहा है। तो लगातार अंशिका हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के इलाकों की अगर बात करें, पहाड़ी इलाका जो है वहां पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। जैसे हम जोशीमठ की भी बात कर रहे हैं, वहां दरारें आ गई और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे भूधसाव हो रहा है, और साथ ही साथ जो हम खबर भी दे रहे हैं, लैंडस्लाइड भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रवीश, और देखिए लैंडस्लाइड होने से आवाजाही पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। ये मौसम ऐसा है कि दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। चमोली में जोशीमठ के आगे जाते हैं, औली घूमने जाते हैं, लेकिन अब इस तरीके से अगर लैंडस्लाइड की घटनाएं आएंगी तो आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जहां 3 दिन में लोगों को पहुंचना है तो 5 दिन लगेंगे। वो आपको साफ सुनाई पड़ेगी, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से ये रास्ता जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और अब यहाँ से आगे जाने का सफ़र जो है वो फिलहाल रुक चुका है। ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये पहाड़ जो है गिर चुका है। एक बार फिर इस घाटी को दिखाना चाहेंगे, कितनी दुर्गम घाटी है ये, जहाँ से हमारा सफ़र जो है वो गुजर रहा था। आप देख सकते हैं ये दुर्गम घाटी है, यहाँ जल का स्रोत भी है और इस स्रोत के बीच में लैंडस्लाइड हो गया और जिसकी वजह से ये रास्ता जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। आगे जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो वापस लौट रही हैं क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया है और लैंडस्लाइड के चलते ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो फिलहाल ब्लॉक हो चुका है। न्यूज़ इंडिया पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख रहे हैं जब लैंडस्लाइड के चलते ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, जो कि जोशीमठ जाने का इकलौता रास्ता है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन केडी के साथ अजय शुक्ला,
नई दिल्ली। लैंडस्लाइड को हटाने के लिए अभी जेसीबी यहाँ पहुँच चुकी है। हम बात करेंगे लोग से, कब आपको सूचना मिली थी ये? अभी मिली थी। तो कितना देर का वक्त लगेगा लैंडस्लाइड को हटाने में? 2-4 घंटे लग जाएंगे। ऐसी पहले भी कई बार सूचना आती है, पहले भी लैंडस्लाइड को हटाने की सूचना आती रही है, आती रही है। तो देखिए, लैंडस्लाइड को हटाने के लिए अभी जब न्यूज़ इंडिया पर खबर चली, उसके ठीक बाद उस खबर का असर होता है और जेसीबी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है लैंडस्लाइड को हटाने के लिए। और सीधा तौर पर जेसीबी जो है, हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से कैमरा पैन करते हुए दिखाएं, जेसीबी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन केडी के साथ पीयूष शुक्ला, उत्तराखंड। तो हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला की आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। इंदौर में आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन समारोह है और इस समापन समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रवासी सम्मेलन का आज आखिरी दिन है, समापन समारोह है, इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगी। गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति से वो मुलाकात भी करेंगी। तो 3 दिन तक लगातार ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा था और ये आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें जुड़े थे, लेकिन आज आखिरी दिन है, तो आज इसमें द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आएंगी राष्ट्रपति, और वो यहाँ पर सम्मानित भी करेंगी। तमाम भारतीय जो प्रवासी भारतीय हैं उनको सम्मानित करेंगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस जो दिवस को मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से, 3 दिन से लगातार इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन में दूर दराज से लोग आए हैं, पहुंचे हैं और शामिल भी हो रहे हैं, जिसमें कि भारत की संस्कृति को भी दर्शाया गया है। जी हाँ, काफी देशों से जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुंचे। सूरीनाम और जो गयाना के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो यहाँ पे पहुंचे। और मुझे याद आता है अंशिका, बहुत टाइम पहले जब एनडीए की ही गवर्नमेंट थी तब प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और तब क्योंकि वाजपेयी जी क्योंकि एक कवि थे, एक साहित्यकार भी थे उनके अंदर, तो उन्होंने भारतवंशी जो शब्द था वो तब दिया था उस समय एनआरआईज को कि भारतवंशी हैं। और वो शब्द जो है आज भी हम देखते हैं कि उसका प्रयोग किया जाता है। जब भी हमारा कोई राष्ट्राध्यक्ष होता है वो एनआरआई नहीं बोलता है, वो बोलता है भारतवंशी। तो ये शब्द उस समय दिया गया था जब पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हुआ था और लगातार हम देख रहे हैं कि हर साल इस सम्मेलन को मनाया जाता है। पिछले बार हमने देखा कि कोविड के प्रोटोकॉल्स आ गए थे जिसकी वजह से वर्चुअली इसको सेलिब्रेट करना पड़ा था। लेकिन कल हमने देखा इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, आज राष्ट्रपति पहुंच रही है समापन समारोह में, विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले यहाँ पे शामिल हुए थे। तो ये 17वां भारतीय प्रवासी जो सम्मेलन हम आपको बता रहे हैं, प्रवासी सम्मेलन जो है, इसका आज समापन समारोह है और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शिरकत करेंगी। तो 3 दिन लगातार ये चला जो ये सम्मेलन है। पहले दिन अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन के साथ ही शुरुआत की थी इस सम्मेलन की, और दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े और तीसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। लाल किले पर होगा जय हिंद शो। अमित शाह करेंगे लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ये शो दिखाया जाएगा। 5 साल के बाद फिर से शुरू हो रहा है ये शो। 3 भागों में बांटा गया है जय हिंद शो। शो में मराठाओं के उदय, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की झलकियां, ये सारी चीजें इसमें दिखाई जाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाल किले पर होगा जय हिंद शो। 5 साल के बाद फिर शुरू हो रहा है जय हिंद शो। 3 भागों में बांटा गया है जय हिंद शो को, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और शो में मराठाओं के उदय, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की झलकियां भी दिखाई जाएंगी। लाल किले पर होगा जय हिंद शो। तो लाल किले पर जय हिंद शो होगा। अंग्रेजी और हिंदी भाषा में ये शो जो है वो दिखाया जाएगा और साथ ही कई सारी झलकियां इसमें देखने को मिलेंगी। स्वतंत्रता सेनानी से लेकर तमाम लोगों के बारे में यहाँ पर प्रस्तुति दी जाएगी। तो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि एक तो 5 साल बाद हो रहा है और दूसरा तमाम जो देशवासी है उनके लिए आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ, इस बीच अंशिका एक और बड़ी खबर हम बताते हैं। दिल्ली में बीजेपी महामंत्रियों की आज अहम बैठक है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के एमसीडी चुनाव के बाद 2024 के मिशन पर लग गई है। महामंत्रियों की अहम बैठक आज बुलाई गई है। बीजेपी मुख्यालय में ये महामंत्रियों की बैठक होगी। बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वहां पे बैठक बुलाई गई है। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
और साथ ही महामंत्रियों को टास्क भी दिए जाएंगे और उसको लेकर समीक्षा की जाएगी कि जो टास्क दिए गए हैं क्या वो पूरे हो गए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि जब भी मीटिंग होती है तमाम मंत्रियों के साथ में आला कमान की, तो वो यही पूछते हैं कि अब तक की रिपोर्ट क्या है और अब कहां पर किस तरीके से जो मंत्री हैं वो काम कर रहे हैं, उनके विभाग में कितना ज्यादा विकास हुआ है, उनके विभाग से जुड़ी जगहों पर जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट लिया जाता है। तो अब ये जो बैठक है ये कई मायने में इसीलिए खास है क्योंकि इसमें मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, मंत्रियों से पूछा जाएगा। तो बीजेपी मुख्यालय में आज महामंत्रियों की बैठक होगी। बीजेपी महामंत्रियों की अहम बैठक है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है अंशिका, उसमें महामंत्री जो बनाए गए हैं उनकी बैठक लेने जा रहे हैं। जेपी नड्डा को भी जैसा हमने तस्वीरों में दिखाया, बड़ी खबर रहेगी ये आज के लिए। तो वही आज भारत जोड़ो यात्रा की पंजाब में एंट्री होगी। शंभू बॉर्डर से पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होगी। एक हफ्ते तक पंजाब में रहेगी भारत जोड़ो यात्रा। पंजाब वो जगह जहां कुछ महीने पहले कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर हो गई। एक ऐसा किला था पंजाब जहां पर की कांग्रेस काबिज थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसको उखाड़ फेंका। अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पहुंच रही है पंजाब। और अंशिका, अच्छी बात यह है, खास बात यह भी कि स्वर्ण मंदिर में जाएंगे अमृतसर, वहां पे दर्शन करेंगे वहां पर राहुल गांधी। तो भारत जोड़ो यात्रा का अहम पड़ाव पंजाब में। तो गोल्डन टेम्पल जाएंगे राहुल गांधी और यहां पर वो जाकर दर्शन करेंगे, साथ ही अरदास करेंगे। इतना ही नहीं, पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कई मायनों में खास समझा जा रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ समय तक, जैसा कि रवीश ने भी कहा, कि कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की चुनाव में। अब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कितना समर्थन मिलेगा राहुल गांधी को, यहां पर कौन कौन शामिल होता है भारत जोड़ो यात्रा में, ये देखने वाली बात होगी। रवीश जी हाँ, बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा का अहम पड़ाव है। और जैसा कि हम राहुल गांधी को भी सुन रहे हैं, कल उन्होंने बड़े स्टेटमेंट दिए अंशिका। राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी नहीं हूं। यहां तक कि उन्होंने जो पत्रकार था उसको यह भी बोल दिया कि आपने शिव जी को पढ़ा है, शिव जी को सुना है, मैं वो राहुल गांधी नहीं हूं। समझने की कोशिश करिए। राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ही इज राहुल गांधी 2.0, यानी कि ये राहुल गांधी का नया अवतार है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि एक नए कलेवर में राहुल गांधी अब नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएसएस पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, वो आपको बता रहे हैं इस बिग ब्रेकिंग में हम। खाकी हाफ पैंट वाले 21वीं सदी के कौरव हैं, कौरवों से कंपैरिजन कर दिया उन्होंने आरएसएस का। हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। सिर्फ टी शर्ट पहनने पर भी राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एमपी में गरीब लड़कियों के फटे कपड़े देख टी शर्ट पहन रहा हूं। तो देखिए, उनसे सवाल ये किया जाता है राहुल गांधी से कई बार कि आप इतनी ठंडी में भी टी शर्ट कैसे पहन लेते हैं। तो राहुल गांधी ने इस पर जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जब लड़कियों के कपड़े यहाँ फटते हैं तो इसीलिए मैं टी शर्ट पहन रहा हूं। हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। और जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यकर्ता के सामने आए, उससे कहो तुम जय सिया राम कहोगे और उससे जय सिया राम कहलवाओ, क्योंकि जितने जरूरी राम थे उतनी ही जरूरी सीता थी। सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड। जैसे मैंने उनको पकड़ा, वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी, जब
जबरदस्त कठिनाई होगी तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन लेगा। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां कटिहार में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को रौंद दिया है। सड़क हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई है। कोढ़ा थाना के दिघरी पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। जी हाँ अंशिका, और हम देखते हैं कि जब ठंड बढ़ जाती है, शीतकालीन जो शीतलहर होती है उसका प्रकोप बढ़ता जाता है, फॉग बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हादसे बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। रोड एक्सीडेंट की जो घटना है वो ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में बड़ी एहतियात बरतने की जरूरत रहती है। यहाँ पे देखिए ट्रक से यात्रियों से भरा एक ऑटो जो था वो टकरा गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। और आप देखिए कि जब फॉग रहता है, कोहरा रहता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो उस दौरान एक्सीडेंट्स की घटना जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। सड़क हादसे में फिलहाल 7 यात्रियों की मौत हो गई। एक बहुत ही दुखद खबर, कोड़ा थाना के दिघरी पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हो गया। कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा हुआ। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में AQI की स्थिति बेहद खराब हो गई है और वायु गुणवत्ता की अगर हम बात करें, एयर क्वालिटी की बात करें, देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला है। दिल्ली सरकार ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन के चलने पर रोक लगा दी है। BS3, BS4 जो होता है ये इंजन होता है, किसी भी गाड़ी का जो इंजन है BS3, BS4 इन पर रोक लगा दी है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया। प्रतिबंध नहीं मानने पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी दिया जाएगा। ये दिल्ली सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि अगर आप प्रतिबंध नहीं मानेंगे और अगर आप राजधानी की सड़कों पर जा रहे हैं तो ये पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका इंजन है कौन सा, BS3 या BS4, क्योंकि अगर प्रतिबंधों को नहीं माना जाएगा तो 20,000 रुपए देने होंगे जुर्माना के तौर पर। जी हाँ अंशिका, और बहुत टाइम से ये बात चल रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार खराब होता जा रहा है। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई। तो वहीं इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 7.6 भूकंप की तीव्रता रही है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी भूकंप की 7.6 थी, यानी बहुत तीव्रता का भूकंप था और भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई। और जो ऐसे देश हैं या ऐसे द्वीप हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं, उनमें सुनामी का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। और यही इंडोनेशिया में भी देखा जा रहा है कि रिक्टर स्केल 7.6 एक बहुत बड़े स्केल का भूकंप है ये, और इसके बाद चेतावनी सुनामी की भी जारी कर दी गई है। बिल्कुल 7.6 मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मकान भी ढह जाते हैं इस तरह के तीव्रता में। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कि आखिर कैसे झटके महसूस किए गए भूकंप के। यहाँ पर धरती हिलने लगी और लोग अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर सीधे बैठ गए। हालांकि 7.6 तीव्रता इसकी बताई जा रही है। 7.6 और अंशिका, तस्वीरों में देख के लग रहा है कि कितना मैसिव ये अर्थक्वेक था, बहुत ही भयंकर ये भूकंप था। और अच्छा इन लोगों के लिए ये था कि ये ग्राउंड पर थे, अगर ये घर पे रहते या कहीं और रहते तो शायद दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन ये अच्छी चीज थी कि ग्राउंड पे थे आए हुए और वहां पर ये कुछ तस्वीरें ले रहे थे, जिसके बाद ये बैठ गए। लेकिन जिस तरीके से कंपन दिख रही है धरती में, ये अपने आप में बता रहा है कितना मैसिव अर्थक्वेक था। बिल्कुल, तो ये देखिए यहाँ पर देखते ही देखते लोग जो है दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज ये धरती हिलने लगती है। 7.6 की तीव्रता से जो है भूकंप के झटके ये महसूस किए गए हैं। हालांकि पूरी धरती हिल चुकी है इसमें, और इंडोनेशिया में ये झटके महसूस किए गए हैं। तो 7.6 की तीव्रता में भूकंप के झटके इंडोनेशिया में महसूस किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आसपास की जगहों पर भी इसका असर जरूर देखने को मिला है। फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।